नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 23 अगस्त 2025। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 के अंदर है ना 2023 में हमने 14 जुलाई को एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था चंद्रयान 3। और जो चंद्रयान 3 था वो कब पहुंचता है चंद्रमा पर या मून पर? तो याद रखना वो मून के ऊपर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? तो याद रखना उसका जो साउदर्न पार्ट है, ठीक है, उसके ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है उसकी, ठीक है, चंद्रयान 3 की। और जिस दिन सॉफ्ट लैंडिंग होती है वो कौन सा दिन था? 23 अगस्त 2023। और इस दिन को याद रखना, इस दिन को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम इसे किस नाम से मनाएंगे? नेशनल स्पेस डे। तो आज क्या है बेसिकली? तो आज हमारा नेशनल स्पेस डे है। इस दिन 2023 में हमारा जो चंद्रयान 3 था वो सेफली क्या कर गया था? उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई थी, ठीक है। याद रखना कहाँ पर? चांद पर, ठीक है। और उसके साउदर्न पोल पर जाने वाला भारत पहला देश बन गया था। हालांकि रशिया ने कोशिश की थी लूना 25 को भेजकर, लेकिन वो बीच में क्रैश हो जाता है, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। और जिस जगह पर हमारा सॉफ्ट लैंडिंग होती है उस जगह को क्या नाम दिया गया? तो उस जगह को नाम दिया गया आपका क्या? शिव शक्ति पॉइंट। ये फैक्ट भी याद रखना, उस जगह को क्या कहा गया? शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। और जहां हमारे चंद्रयान 2 के डेब्रिस गिरे थे उस जगह को क्या नाम दिया गया? तो उसे नाम दिया गया तिरंगा पॉइंट। ये कुछ फैक्ट भी याद रखना। तो आज क्या है? नेशनल स्पेस डे। इंटरनेशनल स्पेस डे कब होता है? तो हमने पढ़ा था 12 अप्रैल 1961 को पहली बार कोई इंसान स्पेस में जाता है, यूरी गागरिन करके, ठीक है। यूएसएसआर की तरफ से उसको भेजा जाता है, ठीक है, वोस्तोक 1, और वो धरती के चक्कर लगा के वापस आता है। तो 12 अप्रैल इज नोन एज द इंटरनेशनल स्पेस डे एंड 23 अगस्त इज नोन एज द, हम उसे क्या मनाते हैं? तो उस दिन हम उसे नेशनल स्पेस डे के नाम से मनाते हैं, ठीक है। ये फैक्ट भी ध्यान रखना। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ आज की इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर जो आपके एग्जाम के लिए काम की है। तो देखते हैं कौन कौन सी न्यूज है। सबसे पहले द हिंदू के अंदर एक न्यूज आती है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं सिन्हा, सैक्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अंडर आर्टिकल 311। तो क्या है आर्टिकल 311? ठीक है, ऐसे समझना। देखो, एक होता है एलजी और एक होता है गवर्नर। पहले ये समझो, गवर्नर जो होता है ना वो स्टेट्स में होता है, ठीक है। और स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ठीक है, वो कौन होता है? आपका गवर्नर होता है। प्रेसिडेंट हर जगह जा नहीं सकता तो गवर्नर को अपॉइंट कर देता, आप जानते हो। और गवर्नर जो है, ठीक है, अब मैंने कहा कि जो यूटीज होती है, यूनियन टेरिटरी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पुडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, या जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और जो आपका पुडुचेरी हो गया, जहां पर आपकी याद रखना जो यूटी भी है और यूटी के साथ साथ वहां पर स्टेट असेंबलीज भी बनी हुई है, ठीक है। वहां पर असेंबली का प्रोविजन भी होता है। जैसे दिल्ली में भी आप जानते हो रेखा गुप्ता की सरकार है, आजकल न्यूज में भी है, आप बेहतर तरीके से जानते हो, ठीक है। केजरीवाल भी रहते थे ऐसे न्यूज में, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट असेंबली बनी हुई है। तो यहाँ पर बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर में डिफरेंस क्या होता है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है ना वो बेसिकली एक ऑफिसर की तरह काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। क्योंकि यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, जैसे चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, दीज आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड या रूल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन कुछ ऐसी जहां पर स्टेट का ऑप्शन भी है, जैसे राजस्थान है। राजस्थान में देखो, समझना, राजस्थान में जैसे एक सीएम भी है आपके भजन लाल शर्मा, है ना, और एक आपके यहाँ पे गवर्नर भी है। तो गवर्नर जो है ना वो काम करता है इस सीएम, या कह सकता हूं इसकी जो काउंसिल होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस के ऊपर ये क्या करता है? काम करता है गवर्नर, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है किसको? प्रेसिडेंट को। और अगर इसको पता लगता है कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं चल रहा है तो ये कह देता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे इमरजेंसी लगा दो, यहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं चल रही है अच्छे से, तो उसमें भी इसका रोल रहता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जहां पर यूटी है, ठीक है, जो असेंबली की तरह काम कर रही है, वहां पर हम किसको रखते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ऐसा कुछ है नहीं, पहले इसको हाई कमिश्नर कह देते थे, ठीक है, कमिश्नर कह देते थे, तो ये जस्ट डेजिग्नेशन है।
और ही और सी इज द क्या होता है, वो आपका ऑफिसर होता है दैट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, जो वहां से अपॉइंट होते हैं और वो कंट्रोल करते हैं किसको, पूरे उस सिस्टम को। वो बेसिकली ऑफिसर्स टाइप होते हैं, ठीक है, इस फैक्ट को याद रखना। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, कुछ दिन पहले हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि इन दोनों में अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो एलजी ज्यादा पावरफुल है कि गवर्नर ज्यादा पावरफुल है, तो याद रखना एलजी जो है ना वो ज्यादा पावरफुल होता है इन कंपैरिजन टू गवर्नर, क्योंकि एलजी के पास, जैसे दिल्ली में आप जानते हो, जो लैंड के मामले होते हैं, जमीन के मामले होते हैं ना, ये सारे के सारे कौन देखता है, एलजी देखता है। बट स्टेट में ऐसा कुछ नहीं है, वो एड एंड एडवाइस पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो जैसा कहते हैं वैसा कर देता है, वो बिल लेकर आ जाते हैं, वो साइन कर देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, तो वो डायरेक्टली किसकी तरफ से काम करेगा, तो वो काम करेगा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, समझ गए। तो इस फैक्ट को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हुआ क्या, जो आपके जम्मू कश्मीर के आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है, सिन्हा साहब, मनोज सिन्हा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 लोगों को जॉब से निकाल दिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को आप जॉब से निकाल सकते हो क्या? क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में एक रेस लगी रहती है कि हमें गवर्नमेंट जॉब पानी है। तो गवर्नमेंट जॉब पाने का रीजन ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आपको हटा नहीं सकता कोई, है ना, बहुत मुश्किल चांस होते हैं, बहुत रेयर प्रोसेस होती है। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो किसी ऑफिसर को या जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसे लीगल या उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? जैसे आपने पढ़ा होगा, गवर्नर की बात हो रही है तो मैं जस्ट समझा देता हूं, आई होप आप जानते होंगे। आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो ये आपके प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर को क्या देता है, लीगल इम्यूनिटी देता है। यानी कि इन दोनों के ऊपर आप इनकी पोस्ट पर रहते हुए आप इनके ऊपर ना तो कोई क्रिमिनल केस कर सकते हैं, ना ही इनके ऊपर कोई सिविल केस लगाया जा सकता है। बट इन केस ऑफ सिविल केस यू हैव टू इन्फॉर्म द कंसर्न पर्सन विद इन या बिफोर 2 months, 2 महीने पहले उसे बताना होगा। लेकिन आप क्रिमिनल केस तो आप उस पर रजिस्टर कर ही नहीं सकते हो, आपको पास ऑप्शन नहीं होता है, और उनको लीगल इम्यूनिटी होती है। बट अगर मैं पूछूं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं, जैसे IAS IPS, जो भी सरकारी टीचर होते हैं, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में जो सरकारी जॉब पे, उससे कौन सा आर्टिकल इम्यूनिटी देता है हटाने से, तो याद रखना 311 आर्टिकल 311। तो क्या कहता है आर्टिकल 311, क्या उसके प्रोविजंस हैं, एक बार हम उसको जस्ट पढ़ लेते हैं कि उसका यूज करते हुए वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने 2 लोगों को जॉब से निकाल दिया, तो क्या निकाल सकता है वो? तो एक बात ध्यान रखना, जो अपॉइंटिंग मेंबर होता है, जो अपॉइंटिंग एजेंसी होती है ना, वही आपको निकाल सकती है, उसके अलावा दूसरा नहीं निकाल सकता, ये बात ध्यान रखना। बट प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये प्रोविजन होता है कि वो उसको निकाल सकता है। किस केस में? अगर वो नेशन की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी इनके अगेंस्ट जाकर काम कर रहा होता है और प्रेसिडेंट साहब या लेफ्टिनेंट गवर्नर या जहां पर गवर्नर होते हैं उनको पता लग जाता है, तो डायरेक्टली उसके ऊपर बिना इंक्वायरी, विदाउट इंक्वायरी भी उन्हें निकाल सकता है। अदरवाइज इतना इजी नहीं है। आप किसी चपरासी को हटाना चाहते हो, पियोन को हटाना चाहते हो, इतना इजी नहीं है, आपको बहुत लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना, इंक्वायरी वगैरह होती है, इसमें उसकी जरूरत नहीं, आप हटा सकते हो। तो क्या कहता है 311, चलो देखते हैं। आर्टिकल 311 का 1 सेज दैट नो गवर्नमेंट एम्प्लॉई आइदर ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू ऑन दैट अपॉइंटेड हिम और हर, यानी कि जो उसे अपॉइंट करती है वो नहीं कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 311 का 2 कहता है कि दैट नो सिविल सर्वेंट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस रैंक एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी इन विच सी और ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges। यानी कि इंक्वायरी होती है, उसकी बातें सुनी जाती हैं, गलत किया होगा तो हटा दोगे, नहीं गलत किया होगा तो नहीं हटाओगे, ठीक है। अब गवर्नर क्या होता है आपका, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होता है, उसके बारे में हम जस्ट अभी पढ़ाई है, ठीक है। तो थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे पीपल प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 311, तो कौन कौन से होते हैं? जैसा मैंने एक लाइन में बताई दिया था आपको, जितने भी सिविल सर्विस होती है यूनियन की, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस होती है, सिविल सर्विस ऑफ एनी स्टेट, पीपल हु होल्ड ए सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन और द एनी स्टेट, वो आपके इसके अंडर में आते हैं, उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। The protective safeguards given under Article 311 are applicable only to civil servants या फिर public officers. They are not available to the defense personnel। याद रखना, ये डिफेंस पर्सनल के लिए applicable नहीं होते हैं, इस फैक्ट को भी याद रखना।
एक्सेप्शन क्या होते हैं 311 के, तो याद रखना, वेयर ए पर्सन इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच हैज लेड टू हिज कन्विक्शन ऑन ए क्रिमिनल चार्ज। दूसरा है वेयर द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू डिसमिस और रिमूव ए पर्सन और टू रिड्यूस हिम इन रैंक इज सेटिस्फाइड दैट फॉर सम रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय दैट अथॉरिटी इन द राइटिंग, यानी कि अगर उन्हें लगता है कि उसके पोस्ट को नीचे कर देना चाहिए, डेफिनेटली वो कर सकते हैं, ठीक है, बट विद ए वैलिड रीजन, ये भी ध्यान रखना। वेयर द प्रेसिडेंट और द गवर्नर एज द केस मे बी इज सेटिस्फाइड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इट इज नॉट एक्सपीडियंट टू होल्ड सच इंक्वायरी। तो इसमें उसी का यूज किया गया है, आपके 311 के दूसरे का सी यूज किया गया है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को लग रहा था, जैसे देखो इसमें लिखा भी है साफ साफ, है ना, कि उसको लग रहा था which do not require any departmental inquiry. The order issued by the Lieutenant Governor Administration terminated the service of Khurshid Ahmed Rathar, a teacher, एक वो टीचर था, and Siad Ahmed Khan जो कि एक असिस्टेंट है स्टोकमैन इन द sheep husbandry department. Mr. Rathar was teaching in a school close to the line of control in Kupwara. The LG has terminated 77 government employees since amended provisions of Article 311. तो उनको लगा होगा देश की सिक्योरिटी के साथ, सॉवरेनिटी के साथ मजाक हो रहा है और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिल चुके होंगे, तो वो क्या कर देता है, उनको हटा देता है। तो जस्ट इस आर्टिकल को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना, ठीक है। गवर्नर आर्टिकल कौन सा है, 153। ये सब बातें हम कई बार पढ़ चुके हैं पॉलिटी के अंदर भी, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। हेल्प इलेक्शन कमीशन ब्रिंग बैक बिहार वोटर्स लेफ्ट आउट ऑफ रोल्स सुप्रीम कोर्ट टू पार्टीज। देखो आजकल, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आई नो आप सभी जानते हो, बार बार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें 3 मेंबर होते हैं, कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था ना। एक इसमें कौन है चीफ, तो आपके ज्ञानेश कुमार, है ना। फिर कौन होते हैं, तो इसमें एक है सुखबीर सिंह संधू, एक कौन है इसके अंदर, विवेक जोशी। और आजकल हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके ऊपर आपको पता है चार्जेस लग रहे हैं। किस बात के चार्जेस लग रहे हैं, वोट चोरी के, कि उन्होंने वोट चोरी किया है। उसके ऊपर एक आर्टिकल हो रहे हैं, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ बिहार में SIR ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लाया गया, और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में लगभग 60 to 65 लाख वोटर्स को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। जब रिमूव कर दिया गया, ठीक है, और कहा गया था कि भाई उनके आधार कार्ड से उनके वोटर वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ उनको जो उनका जो राशन कार्ड है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड होता है एड्रेस ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस, राशन कार्ड होता है सब्सिडी के लिए, है ना। तो आपको या तो 10th की मार्कशीट लानी पड़ेगी, लेकिन बिहार में बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, माइग्रेशन बहुत है, तो उन लोगों के पास सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा, क्योंकि वो तो ईट भट्टों पे काम करते हैं, खुद ही नहीं पढ़े, बच्चे भी नहीं पढ़े। फिर उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो भी नहीं बनवाते बहुत सारे लोग, है ना। पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, तो लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं है, गरीबी में, है ना, तो लोग नहीं बनवाते हैं, तो बहुत सारे लोग बाहर कर दिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई पार्टियां क्या कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हेल्प करनी चाहिए, कि जो लोग बाहर कर दिए गए हैं उनके डाटा उनको दें, और वापस से उन लोगों को किस में ऐड किया जाए, तो आपके वोटर लिस्ट में ऐड किया जाए। बट देखो यहाँ पर एक अलग ही पेच फंसा हुआ है ना। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एलिगेशन लगा के बैठी है पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि ये तो वोट चोरी कर रहे हैं। और इसके साथ आपने देखा होगा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उसने बड़ा सा एक डॉक्यूमेंट भी दिखाया था कि देखो हमारे पास प्रूफ भी है, बहुत सारे लोगों के एड्रेस 0 है। अब देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आपने सुना होगा कि वो कुछ भी बयान दे रहे हैं ना, इतने बड़े लेवल के ऑफिसर हैं, है ना, कह रहे हैं कि हम क्यों तुम्हें इंफॉर्मेशन दें, है ना, एड्रेस क्यों 0 है, तो बोल रहे हैं कि एड्रेस इसलिए 0 है कि बहुत सारे लोगों के पास खुद का घर नहीं होता है। तो एक बात बताओ, जो घर नहीं होता है तो आधार कार्ड में भी तो 0 नहीं लिखा है, आधार कार्ड तो सबके बने हैं, आप कहते हो सरकारी डाटा है। जब आधार कार्ड सबका बना है 142 करोड़ लोगों का, तो उस आधार कार्ड में सबके एड्रेस लिखे होंगे ना, 0 तो लिखा नहीं होगा। आपने किसी का देखा आधार कार्ड 0 नहीं देखा होगा, फिर वोटर में कैसे आ गया। तो पहले से ही एक अलग मुद्दा चल रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर अपोजिशन बहुत भयंकर तरीके से रूलिंग पार्टी के ऊपर अटैक किए हुए हैं। दूसरी तरफ बिहार में अलग ही चल रहा है, SIR चल रहा है, उसके अगेंस्ट भी रैलियां निकाली जा रही हैं। तो देश में ये माहौल बना हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई आप हेल्प करो ना, है ना। और ये मुद्दा आई थिंक आप सभी जानते भी होंगे, है ना, पूरी कहानी हम पूरे वीक 2 वीक से पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं इसको स्किप कर देता हूं। बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको उसमें एड ऑन कर लेनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। UN डिक्लेयर्स फेमाइन इन गाजा, ठीक है। जो आपका गाजा है उसमें जो आपका होता है ना कि वहां पर बिल्कुल खाने को दाने तक नहीं है, ठीक है। वहां पर क्या हो रखा है, बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो कि लोग मर रहे हैं डेली के डेली, है ना।
क्यों हो रहा है ऐसा, क्या रीजन उसका? उसका रीजन एक है, आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। और रीजन क्या है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर कहानी पढ़ते हैं, आपने पढ़ी हुई है काफी बार। यूनाइटेड नेशन कब बना होता है? 24 अक्टूबर 1945, है ना। वेयर इज द हेडक्वार्टर? तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो याद रखना न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। कितने मेंबर हैं इसमें टोटल? तो टोटल मेंबर्स हैं इसमें 193 प्लस 2, यानी 193 को तो ये रिकॉग्नाइज करता है। 2 इसके अंदर ऑब्जर्वर नेशन है। एक ऑब्जर्वर में है आपका पैलेस्टाइन, जहां की मैं बात करने वाला हूं, गाजा, और दूसरा इसमें है वेटिकन सिटी, जो कि हमारा क्या है, सबसे दुनिया का सबसे छोटा देश है, जो कहाँ बना हुआ है? रोम के अंदर बना हुआ है, इटली में, ठीक है। ये फैक्ट भी याद रखना। अब काफी बार लोगों ने कोशिश की कि भाई, लोगों ने वोट भी किए कि भाई पैलेस्टाइन को क्या करो, बोले पैलेस्टाइन को ना वापस यूएन में ऐड कर लो। यूएन उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्यों? क्योंकि कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस उसमें पूरा का पूरा ना, यूएन यूएस से ये सब। तो हुआ क्या, समझना हुआ क्या, आपने शायद वो वीडियो देखी होगी, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, है ना, मैंने एक वीडियो डाल रखी थी, आपने देख भी ली होगी अभी तक, शायद हमने पढ़ा भी है काफी बार, कि जो एक होते हैं मुस्लिम, है ना, एक होते हैं यहूदी, है ना, जो जूस लोग होते हैं। इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की बड़ी हेल्प की, है ना, अंग्रेजों की बड़ी हेल्प की, और उनसे कहा कि यार हमें कोई रहने की जगह दे दो, क्योंकि उनके रिलीजियस जो टेक्स्ट बुक है उनमें लिखा हुआ है कि जो कैनान एट प्रेजेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, पैलेस्टाइन, वो प्रोमिस किया गया था टू आइजैक, और आइजैक के ही बच्चे यहूदी बने आगे चल के, ना, जूस पीपल बने, और मुस्लिम थे दूसरा इस्माइल वाले मुस्लिम बन गए, तो वो मुसलमानों को मिल गई। ये पूरी दुनिया में भागते रहे, बसते रहे, इनको मारा गया, ठीक है। क्रिश्चियंस ने, मुस्लिम्स ने, जो भी आपने कहानियां पढ़ी है ना, आपकी क्या बोलते हैं उसको, हिटलर की, वो सब। इन्होंने कहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश यूके से और यूएसए से कि यार तुमने प्रॉमिस किया था, तुमने हमें जगह नहीं दी। तो हुआ क्या, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया, और जब तुम्हारा जो यूएसए था वो पावरफुल हो गया, क्योंकि उसने क्या बना लिया था, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था, तो उसने क्या किया 1948 में ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो पैलेस्टाइन आप देख पा रहे हो, इस पैलेस्टाइन में एक हिस्सा किसे दे दिया? इजराइल। यहाँ पर इजराइल बना दिया गया, और इजराइल की फॉर्मेशन कब हुई? 1948। इससे अरब कंट्रीज नाराज हो गई, क्योंकि यहाँ पर पहले से मुस्लिम रह रहे थे, ठीक है, यहाँ पर यहूदी आ गए, ये लोग लड़ने लगे, तो यहीं पर क्या हो गया, फर्स्ट अरब वॉर स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जिसमें एक तरफ था पूरे अरब वाली कंट्री, और दूसरे कौन से थे आपके? इजराइल। कौन जीता? इजराइल जीत गया। आज तक ये लोग लगभग 10 बार लड़ चुके हैं, हर बार जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? क्योंकि इसके पास यूएसए का सपोर्ट है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, जो आपका गाजा वाला रीजन है, क्योंकि आप जानते हैं उसके बाद बहुत बार लड़े हैं, 1967 का आपको पता होगा, 6 डे वॉर, है ना, योम किप्पुर वॉर 1973 का, ना, ऐसे करते करते लगभग 2023 से फिर से लड़े आ रहे हैं, है ना। अब्राहम अकॉर्ड किया 2020 में, याद करने की कोशिश करो, ओस्लो अकॉर्ड वगैरह हुए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ, लड़े आ रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने इसको क्या किया, तो यहाँ पर आपका बेसिकली फेमाइन यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया, है ना, और लोग मर रहे हैं, भयंकर, खाने को दाने तक नहीं, बहुत बुरा हाल है। अब हुआ क्या, अब ये बात निकल के आ रही है कि ऐसा क्यों किया गया, है ना, क्या ये सही था? तो आप देखोगे कि यूएसए के इस पार्ट का, इजराइल के इस पार्ट का कुछ कंट्रीज सपोर्ट नहीं कर रही है, जैसे फ्रांस हो गया, ठीक है, आपका फ्रांस के साथ साथ यूके हो गया, ठीक है, ये सब कनाडा हो गया, वो उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर पूरा जो भी हो रखा है ना, उसका रीजन कौन है, तो आप भली बात ही जानते हो, इजराइल। और अभी तुमने देखा होगा कुछ दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू का एक हमने एडिटोरियल भी पढ़ा था, जिसने कहा था मैं 2 नेशन थ्योरी नहीं मानता, मैं कुछ दिन में गाजा को क्या कर लूंगा, एक्वायर कर लूंगा, है ना। ये सब भी हम पढ़ चुके हैं पहले। हालांकि हमारे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी, उसने लास्ट ईयर, है ना, जब ट्रम्प साहब नहीं थे प्रेसिडेंट अमेरिका के, जो बाइडेन थे, उस समय उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट अनाउंस कर दिया था। फिर जैसे ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बने, तो आप जानते हो उन्होंने एक ऑर्डर पास करके उस ऑर्डर को रिवर्स करवा दिया, है ना। तो ये सब चला आ रहा है बेसिकली, समझ रहे हो। आपको पता है कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपको पता है क्या उसके इम्पैक्ट है, कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, इस कहानी को हम काफी बार पढ़ चुके हैं। तो बस उसी में एक लाइन और जोड़ लेना। और गाजा को अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, हंग्रिएस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी डिक्लेयर
किया गया था। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। ठीक है, ये आपका रहा गाजा स्ट्रिप। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, पूरा पूरा इजराइल हो गया। देखो ये वेस्ट बैंक है और इधर ये गाजा है, ये दोनों हटा दो तो पूरा इजराइल ने कैप्चर कर लिया है। ठीक है, अब कहोगे सर ये अरब कंट्री हेल्प क्यों नहीं करती, तो एक करता है, वो कौन है, इधर ईरान। ईरान बेचारा यहाँ लेबनान में हिजबुल्ला बना के बैठा है, ईरान बेचारा यहाँ पे हमास बना के बैठा था, है ना। ईरान बेचारा बहुत सारी हेल्प भी किया उसकी, है ना, लेकिन बीच में आप देखोगे ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। फिर बीच में यूएसए आ गया, यूएसए ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च कर दिया और उस पर B2 बॉम्बर्स डाल दिए, जो उसने कल परसों पुतिन को दिखाए थे कि देखो हमारे पास ये वेपन भी है ना। तो वो सब कहानियां हैं, सब ने आपने पढ़ रखी है। मैं थोड़ा सा आगे स्किप कर जाता हूँ, बस 1 लाइन में ऐड कर लेना यूएन ने क्या किया है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। UN Human Rights Chief Volker Turk said it was a war crime to use starvation as a method of warfare। और यही क्या है, आपका जो इजराइल है उसने इसको यूज किया स्टारवेशन को, ना कि भूख से मारो लोगों को, है ना। UN Secretary General Antonio Guterres called for a ceasefire, saying we cannot allow this situation to continue with impunity. After 22 months of the relentless conflict, over 500,000 people in the Gaza Strip are facing catastrophic conditions, ठीक है, characterized by the starvation, destitution and the death। हालांकि इनकी आंखें खुल रही हैं, अच्छी बात है, पहले से नहीं खुल रही थी ना, तो वही क्वेश्चन दोबारा से उठते हैं, वो सब बात की बातें हैं। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्राइबल नॉट सेटल्ड फॉर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट काउंसिल। देखो है क्या समझना, है ना, हमने इसको शायद किसी ना किसी जगह पढ़ा भी है पहले। देखो हुआ क्या, मैंने कहा कि मान लो ये हमारे पास क्या बना हुआ है, अंडमान निकोबार बना हुआ है। ठीक है, हम इसको यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार बना हुआ है। ठीक है, अब मैंने कहा इस अंडमान निकोबार में ये मेरा इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, श्रीलंका है, हमने पढ़ा है पहले से। ठीक है, श्रीलंका और इंडिया को कौन जोड़ रहा है, तो आप जानते हो एडम्स ब्रिज, है ना, राम सेतु। ठीक है, एडम्स ब्रिज, ये राम सेतु कहते हैं इसे। यहाँ पर क्या बना हुआ है, तो यहाँ पर बना हुआ है गल्फ ऑफ मन्नार, है ना, गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पर क्या बना हुआ है, तो यहाँ पर एक बना हुआ है, क्या कहते हैं उसे, पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट बना हुआ है। यहीं पर कच्छ द्वीप है जो न्यूज़ में बना रहता है, तमिलनाडु कहता है वापस ले लो, उसके मछुआरों को पकड़ लेते हैं, काफ़ी बार पढ़ा है हमने। अब हुआ क्या, यहाँ पर एक है अंडमान और यहाँ पर है निकोबार। ठीक है, तो हमारी सरकार ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, इस निकोबार में, इस ग्रेट निकोबार में, समझना, इस ग्रेट निकोबार में 2021 में हमारी सरकार ने कहा कि हम यहाँ पर एक 72,000 करोड़ रुपीस का क्या लेकर आएंगे, प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पर पोर्ट बनाएंगे, ठीक है, एयरपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, पावर प्लांट लगाएंगे, ठीक है, 450 मेगावाट का। ठीक है, हम यहाँ पर आपकी जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था विजिंजम में, याद है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जैसे हमने विजिंजम में बनाया था, सबसे बड़ा इंडिया का। ठीक है, वो सब बनाएंगे। तो पूछा गया भाई इन सब का फायदा क्या होगा, क्यों बनाओगे, तो उन्होंने कहा कि यार हमें क्या करना है, इस जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, उस बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में हमें क्या करना है, अपनी पावर शो करनी है, अपना डोमिनेंस शो करना है। तो हम यहाँ पर एक बेस बना लेते हैं। ठीक है, जैसे इधर मालदीव्स कल को चला गया था चाइना के पास, उसने इंडिया आउट कैंपेन चलाया और उसने भारत को बाहर भगा दिया, निकाल दिया हमें वहां से, आर्मी को भेज दिया वापस। हम बड़े दुखी हुए, तो हमें लगा यार हमें इस तरफ अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कल को चाइना अगर आ जाए श्रीलंका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और चारों तरफ से अटैक करे तो अच्छा थोड़ी ना है। तो हम चाहते हैं वहाँ बेस बना ले। तो वहां पर सबसे ज्यादा चैलेंज निकल के आए कि चैलेंज क्या है, तो चैलेंज क्या थे, चैलेंज ये थे कि अगर तुम यहाँ 72,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हो, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि याद रखना हमारे इंडिया में अगर मैं कहूँ कि एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना इस वेस्टर्न घाट में। ठीक है, और इधर आपका जो अंडमान निकोबार है उसमें जो जंगल पाए जाते हैं, जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है ना, आप जानते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, सदाबहार वन। ठीक है, अब इनको काटोगे तो नुकसान होगा, एनवायरमेंट का नुकसान होगा। तो बात निकल के आई आर्टिकल 21 का वोलेशन हो रहा है, क्योंकि ये क्या कहता है, राइट टू लाइफ, जीने का राइट। लेकिन कैसे, इन ए
हेल्दी एनवायरनमेंट, मुझे एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जीने का राइट है, जिसमें मुझे अच्छी हवा मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा पानी मिले पीने को। लेकिन यहाँ तो मेरा वो वेस्ट हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट जो एक्टिविस्ट थे वो पहुंच गए, बोला नहीं नहीं हम तो नहीं करने देंगे, जैसे आजकल स्टे डॉग्स में हो रहा था। हालांकि उसकी भी न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया थोड़ा सा ऑर्डर, है ना। दूसरा यहाँ पर आर्टिकल 48 का ये स्टेट की जिम्मेदारी है, वो किसको प्रमोट करेगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, तुम तो पेड़ों को काट रहे हो। फिर यहाँ पर एक फैक्ट आता है, कौन सा, आपका जो ट्राइबल लोग होते हैं ना, ट्राइब्स, है ना, वो बेचारी ट्राइब्स कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे। जैसे आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार में एक ट्राइब पाई जाती है सोम्पेन, जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान है, आज भी पेड़ पत्ते लपेट कर रहते हैं बेचारे, है ना। जो तीर कमान होता है शिकार करने का वो यूज करते हैं, बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कच्चा मांस खा जाते हैं ना, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। और हमारी सरकार उन्हें प्रोटेक्ट भी करती है कि बाहरी दुनिया से उनका कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि उनके अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो जाए, वो कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्फ्लिक्ट में खत्म ना हो जाए, उनको जीने दो ना, उनको जीने का राइट है। तो वो ट्राइब्स कहाँ जाएंगे। तो आज के इस आर्टिकल में उन ट्राइब्स की बात की गई कि भाई उनके ट्राइबल राइट्स का क्या हुआ, जो आप लोग इतने सारे लॉज बना के बैठे हो। तो आपको पता होना चाहिए ट्राइब्स क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन इंडिया, कितने ट्राइब्स थे हमारे पास, 705, जो अब डेफिनेटली बढ़ चुकी होंगी, ठीक है। किसी भी उसको ट्राइब अनाउंस करने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की होती है। एट प्रेजेंट जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो खुद एक ट्राइबल वुमेन है, संथाल ट्राइब से, ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे राइट थे ट्राइब्स के जो इसमें वोलेट किए जा रहे थे, तो बस उन्हीं की बात की जा रही है। In the last 2 months, we have found that the administration in the Andaman and Nicobar issued a certificate in 2022 saying the FRA Forest Reserve, ठीक है, rights were identified and settled, and that the consent for the diversion of the forest land was taken only after this. A member of the Tribal Council of the Little Nicobar and the Great Nicobar told the Hindu on Friday. The council is the key representative body of the Nicobar on the islands and has been interacting with the administration on various issues. The Great Nicobar Island project, launched in 2021, is a mega project to be implemented at the southern end of the Andaman and Nicobar. It involves developing a transshipment port, जो अभी हमने पढ़ा था ना, टाउनशिप बनाएंगे, लगभग 3.25 लाख लोगों को वहाँ सेटल भी किया जाएगा। आपने पढ़ा होगा, यही सेम न्यूज आपके जुलाई के मंथ में भी आई थी, और वहां पर कहा गया था कि जहां तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, वो आपके सिस्मिक जोन कौन से में आता है, तो सिस्मिक जोन नंबर 5 में आता है, जहां पर अगर अर्थक्वेक आया तो पानी में अर्थक्वेक आता है तो सुनामी उठती है, जैसे सुमात्रा आइलैंड पे हुआ था, तो सुनामी में सब बह भी सकता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना, जब इनसे पूछा गया कि पेड़ काटोगे तो क्या करोगे पेड़ों का, तो सरकार कहती है पेड़ों को उठाकर राजस्थान में अरावली है ना, हरियाणा राजस्थान में अरावली के आसपास लगा देंगे, ताकि अरावली का जो वो रखा ना डेजर्टिफिकेशन, उसे रोका जा सके, वहां पर एफोरेस्टेशन हो जाएगा, फोरेस्टेशन हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, वो तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, पेड़ ही ऐसे हैं, राजस्थान में वैसे बारिश नहीं होती है ना, अरावली की वजह से सारे बादल वैसे निकल जाते हैं, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आए थे। तो एक बार सिस्मिक जोन का रीजन आया था, है ना, एक बार अभी किसकी ट्राइबल राइट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना, जैसे सोम्पेन ट्राइब्स, निकोबारीज ट्राइब की बात की जा रही है, ठीक है, जो वहाँ पर बेसिकली पीवीटीजी में आते हैं, ठीक है, बेचारे हंटिंग करते हैं, ठीक है, अपना जीवन यापन करते हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनको आप दिल्ली जयपुर थोड़ी ला सकते हो कि वो सूट बूट पहन के जॉब कर लेंगे, क्यों, क्योंकि वो रहते ही जंगलों में है ना, वहीं पर ही जिंदा रह सकते हैं, उनका क्या करोगे, वही सब बातें की गई है, ठीक है। मैक्सिमम ट्राइब्स कहाँ पे भारत में अगर पूछे तो मैक्सिमम ट्राइब्स आपके मध्य प्रदेश, क्योंकि मैक्सिमम फॉरेस्ट भी मध्य प्रदेश में है। मिनिमम ट्राइब्स कहाँ पे है, तो पंजाब और हरियाणा, और मिनिमम फॉरेस्ट भी कहाँ पे है, पंजाब। इसलिए पंजाब में 0 नेशनल पार्क, ऐसे भी याद कर लेना, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, A productive visit, India and China seem ready to put behind the memory of Galwan clash. देखो आजकल आप देख रहे होगे कि हमें, देखो वही चीज है ना, एक यूएसए दिल मिलाया हुआ है, भारत को पाना चाहता है, भारत के मार्केट में, एग्रीकल्चर मार्केट में आना चाहता है। दूसरी तरफ RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, ये आगे मिलके आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आगे तो बढ़ना चाहते हैं। रशिया और इंडिया के रिलेशन अच्छे रहे हमेशा से, हमारी हेल्प की है उसने। इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं रहे। जैसे 2020 में गलवान वैली में, है ना, गलवान कहाँ पे है, तो याद रखना ईस्टर्न लद्दाख में एक जगह है, ठीक है, गलवान, वहां पर हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, कुछ फौजी मारे गए, है ना, जो सोल्जर वगैरह थे। उसके बाद हमने सारा ट्रेड बंद कर दिया,
हमने चाइना के बहुत सारे ऐप बंद कर दिए, जैसे टिकटॉक, आप सबने तो देखा होगा ना, सुना होगा, ठीक है, यूज भी किया होगा। ये सारे ऐप बंद कर दिए गए और भयंकर तरीके से हमने चाइना का अपोज किया और कहा कि हम चाइना के साथ कभी कभी जिंदगी में कोई भी किसी तरह का ट्रेड और ये सब नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे हमने पहलगाम में अभी कहा था। लेकिन आपने देखा होगा कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ इस ट्रॉफी में मैच खेलने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई देशभक्ति खत्म हो गई है, वो जो भी वो अलग मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना के पास जाना हमारी मजबूरी बन गई। क्यों? क्योंकि चाइना उस फेज से गुजर चुका है जिस फेज से इंडिया गुजर रहा है। तो अगर मुझे चाइना की तरफ आगे बढ़ना है तो मुझे चाइना को फॉलो करना चाहिए। तो आप जानते हो कि यूएस के प्रेशर के बाद हमारे पीएम मोदी जी वो कहाँ जाने वाले, चाइना जाने वाले हैं, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं, है ना, ऐसा न्यूज़ है। अब जाए ना जाए देखते हैं हम, है ना, नेक्स्ट मंथ जाने वाले हैं। तो हो सकता है कि ऐसे भी न्यूज़ आ रही है कि कहीं टिकटॉक ना दोबारा चालू कर दिया जाए। ऐसा मैंने बोलते तुम बहुत सारे तो खुश हो गए होगे, है ना। तो मे भी ऐसा हो ना हो, बाद की बातें हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। तो इसमें बस यही कहा गया है कि इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया कि इंडिया एंड चाइना सीम रेडी टू पुट बिहाइंड द मेमोरी ऑफ गलवान क्लैश, कि जो हुआ था ना उस समय, हम कैसे भूल सकते हैं। जब हम पहलगाम भूल सकते हैं तो वो तो भूल ही सकते हैं, 2020 की बातें हैं ना। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल और कुछ भी नहीं है, ठीक है। Judging by the statements and readouts from both sides, Chinese Foreign Minister Wang Yi 2-day visit to India this week was extremely productive. India and China seem ready to put behind the memory of Galwan clash. Mr. Modi will meet the Chinese President Xi Jinping, है ना, जब भी मिलेंगे। इन दिल्ली इंडिया एंड चाइना एग्रीड टू रिज्यूम बॉर्डर ट्रेड, है ना, हमने बॉर्डर ट्रेड को रिज्यूम करने की बात कर दी, है ना। जैसे नाथुला पास आपने पढ़ा होगा, जो नाथुला पास है, कहाँ पर है नाथुला पास? सिक्किम। और आपको पता है ना पास क्या होते हैं? पहाड़ों के बीच में वो इलाके जो दो प्लेन एरियाज को कनेक्ट करने का काम करते हैं उसे पास कहते हैं। जैसे बुर्जिल्ला, है ना, जोजिला, खारतुंगला, है ना, माना, लीपू, नीति, है ना, जैसे आपका नाथुला, है ना, जेलेपिला, ये सब क्या होते हैं? क्या होते हैं? पासेज होते हैं। तो नाथुला पास से हमारा ट्रेड होता है, उसे रिज्यूम करने की बात की गई है। डायरेक्ट फ्लाइट दोबारा से स्टार्ट करने की बात कही गई है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा आप जानते हो शुरू हो ही चुकी है, एक दिन पहले हम पढ़ चुके हैं इसको, काफी दिन पहले आया था न्यूज में, ठीक है, फॉर द पिलग्रिम्स एंड रिलैक्स वीजास, ठीक है। While there were positive discussions on the lifting of export restrictions by China on fertilizers, rare earth products, and boring machinery, it is unclear whether there was headway on China's demand that India lift its scrutiny of Chinese FDI in Indian companies. ये है मेन बात। ये क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि क्या चाइना का इन्वेस्टमेंट दोबारा भारत होगा। क्यों बैन किया था चाइना के उन ऐप को? इसलिए बैन किया था कि वो भारत से इंफॉर्मेशन चुरा रहे थे, हमारी सोवरेनिटी, हमारी सिक्योरिटी, हमारी डिफेंस के ऊपर बात आ रही थी। तो क्या हम दोबारा से टिकटॉक और इनको बैन हटाएंगे? क्या हम लागू करेंगे? बस वही क्वेश्चन रह जाता है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, कुछ भी हो सकता है ना पॉलिटिक्स से, है ना। जैसे यहाँ पर आपका क्या बना हुआ है, आपका सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, इंडिया कंट्रोल्ड कश्मीर, ठीक है, ये गलवान वैली, यहाँ पर क्लैश हुआ था। आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका गलवान है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, ये लद्दाख है, कारगिल ले, ठीक है, पेंगोंग लेक, ठीक है, इधर जम्मू कश्मीर पर जाता है, ये चाइना। तो ये वाले रीजन में हमारा क्या हुआ था? कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। और जो गलवान रिवर है वो फ्लो करती है कहाँ से? अक्साई चीन से, ठीक है, और आगे जाकर वो किस में मिल जाती है? आपकी शोक रिवर में मिल जाती है, ठीक है। ये फैक्ट भी याद रखना। नेक्स्ट आता है टारगेटिंग रिसर्च, अटैक्स ऑन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट इंडियाज डिक्लाइनिंग एकेडमिक फ्रीडम। देखो बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट है CSDS, ठीक है, समझना, CSDS। एक है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ICSSR, ठीक है। जो आपका CSDS है ये क्या करता है? ये जैसे कि लोक नीति है ना, ये क्या करता है कि रिपोर्ट प्रेजेंट करता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी किस लेवल की चल रही है। क्या हमारे जो इंस्टीट्यूट है वो डेमोक्रेटिकली सही चल रहे हैं? क्या उसमें कुछ फ्रॉड टाइप का हो रहा है? ये सब वो शो करने का काम करते हैं, ठीक है। और इनको फंड कौन करता है? तो इनको फंड करती है गवर्नमेंट। और किसके थ्रू फंडेड होते हैं? तो दीज आर फंडेड बाय द ICSSR। ICSSR इनको क्या करती है? फंड करती है। ये भी ध्यान रखना, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है। अब हुआ क्या, CSDS का एक मेंबर था, उसने गलती से, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे, उसने गलती से एक पोस्ट कर दी ट्विटर पे कि
गलती से हमने रिजल्ट पोस्ट करने में एक मिस्टेक कर दिया, ऐसा कुछ इसने ट्वीट कर दिया, बाद में उसने डिलीट भी कर दिया। लेकिन जब उसने अपनी गलती शो कर दी और बाद में कहा कि हमसे गलती हो गई थी, हमने सब कुछ सेट कर दिया, तो वहीं के लोग इसके ऊपर केस कर दिया, FIR कर दी। और जब FIR कर दी तो इसके ऊपर ही बात आ गई। तो एक बात बताओ, कल को मैं अच्छा काम करता हूं और कल को मैं आपसे गलती से कह दूं कि यार अभी ना पिछले वाली स्लाइड में मेरे से मिस्टेक हो गई थी, इस वाली को थोड़ा ठीक कर लेना, और आप उसके बाद मुझे पे एलिगेशन लगाने लग जाओ, तो ये बात थोड़ी ना ठीक है। तो वो आदमी अपनी गलती मान रहा है और अपनी गलती को ठीक कर रहा है और वो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में अच्छा बता रहा है, लेकिन उसके बाद लोगों ने उसी पे FIR कर दी, उसी को गलत ठहरा दिया कि ये जब उस दिन गलत हो सकता तो वो तो गलत ही होगा फिर, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं। तो अब सोचो अगर ऐसा होने लगे तो ये जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, इनकी तो बेचारों की डिग्निटी चली जाएगी, इनको बेचारों को तो काम ही नहीं करने का मन करेगा। ये सोचेंगे यार कल को मैं फिर अच्छा करूंगा, मेरे साथ बुरा हो जाएगा, फिर वो मेरे पे FIR कर देगा। तो क्यों वो ढंग से काम करेगा, क्यों वो करप्शन लेकर काम ना करे। जैसे आजकल कह रहा हूं मैं, वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है ना। अब मान लो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि वोट चोरी नहीं हुई है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर वो बात करेंगे। उसने बात भी की, आप जानते हो, आपने ज्ञानेश कुमार जी की बात भी सुनी होगी। बट एक बात सोचना, एक होता है गलत ना होना, एक होता है गलत ना होना ये शो करना। तो जब उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो वो देख रहे थे कैसे कैसे जवाब दे रहे थे कि उनसे पूछा गया कि हमें वीडियोस का जो CCTV फुटेज है वो चाहिए। तो देखो इतने बड़े लेवल का आदमी है ना, जो सच है वो सच है ना, इसमें कोई गलत नहीं है। उनकी सोच देखो, वो कह रहे हैं कि क्या आप चाहते हो कि आपकी जो वोट करने आती है माताएं बहनें, उनकी CCTV फुटेज आपको मिले। अब एक बात बताओ, वोट ही तो डाला जा रहा है, उसमें कौन सी प्राइवेसी का लीक हो रहा है। लेकिन वो ऐसा लग रहा था देखने से कि वो किसी प्रेशर में नजर आ रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप आंसर दिए जा रहे हैं। तो एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ठीक होना, हो सकता है राहुल गांधी झूठ बोल रहा हो ना, वो कैंपेनिंग करके फेम और ये सब चल रहा हो ना, पब्लिसिटी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उसको उसी जवाब में आंसर भी देना चाहिए। समझ में आ रही है। लेकिन जब हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो हमें लगा कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, और ये आप सभी के दिमाग में आया होगा कि यार ये ऐसे जवाब नहीं होने चाहिए थे, है ना। समझ में आ रही है। तो एक होता है अकाउंटेबिलिटी। अब सोचो इस आदमी ने गलती मानी, उसी को ऊपर तूने केस कर दिया, तो क्या कल को कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूट है उसकी फ्रीडम बचेगी? नहीं बचेगी। तो हमें इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें CSDS इतना अच्छा डिपार्टमेंट है ना, जो कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम नहीं हो रहा वो चेक करेगा, रिपोर्ट पब्लिश करेगा। अब सोचो कल को रिपोर्ट पब्लिश करने से ही डरेगा। समझ में आ रही है। तो बस उसी के ऊपर ही आर्टिकल है, ठीक है। This targeting suggests a coordinated effort to silence independent research voices rather than address administrative concern. ठीक है। Such acts have led to India's ranking falling to the bottom 20% among 179 nations in the 2024 Academic Freedom Index published by the VDAM Institute. ठीक है, तो हमारी रैंक 179 के अंदर लगभग बॉटम 20% में हम आते हैं। इंस्टीट्यूशन सच है CSDS, लोक नीति है ना, लोक नीति लोकतंत्र, उसी से लिंक करके याद कर लेना। सर्व एज अ वाइटल डेमोक्रेटिक फंक्शन बाय कंडक्टिंग एम्पिरिकल रिसर्च दैट हेल्प्स अंडरस्टैंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। ये बताते हैं कि भाई इस पॉलिसी का क्या फायदा होगा, क्या बुरा होगा। अच्छा काम है ना, लेकिन क्यों करेगा वो काम अच्छा जब उसी को फंसा दिया जा रहा है। समझ गए। थ्रू इट्स नेशनल इलेक्शन स्टडीज एंड कॉम्प्रिहेंसिव डाटा achieve, Lokniti has helped transform the study of Indian politics to one based on rigorous, large-scale empirical inquiry. The delayed census and the suppressed statistical surveys point to discomfort with independent and the critical analysis. ठीक है, तो वही सब बातें इसने दोबारा से दोहरा रखी हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखो, है ना, इसलिए CCTV कैमरे की फोटो मांगी जा रही थी, लेकिन हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है ना, हालांकि मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब जानते हैं इस बात को ना, तो कह रहे थे कि क्या उनकी फोटो लीक होनी चाहिए, है ना। आप इस आदमी को तो जानते होंगे। उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के CJI हुआ करते थे, कौन? DY चंद्रचूड़ जी। उन्होंने कहा था ए सुप्रीम कोर्ट बेंच विल एग्जामिन द बैलेट्स ऑन द Feb 20। The bench hearing the matter today expressed its concern about the horse trading that was taking place, writes Vivek Gupta. Chandigarh mayor election presiding officer admits marking ballots. CJI says he must be prosecuted. समझ गए? इसलिए मांगी जा रही थी, लेकिन वो कह कुछ ही रहे थे। ठीक है, मैं मानता हूँ नहीं हुई होगी, लेकिन एटलीस्ट शो तो करो कि हमने गलत नहीं किया, है ना। तो लोगों का लोग तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं करेंगे। बस वही बात चल रही है। ठीक है, देखते हैं ये मुद्दा कहाँ जाकर रुकता है। क्या सच में वोट चोरी निकलती है, क्या होता है, वो बाद की बात है। ठीक है, अभी जो चल रहा है हमें उसे जस्ट
पढ़ना है, ठीक है। जब इसका कंक्लूजन निकलेगा तो डेफिनेटली हम एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ए कोर्ट ऑर्डर दैट वाज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अपेक्स कोर्ट मॉडिफाइज हार्श ऑर्डर अलाउज रिलीज ऑफ स्ट्रे डॉग्स। आपने पढ़ा था पेटा, है ना, 1960, ठीक है, जिसमें जानवरों को भी वही राइट दिए गए थे। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ये इवन डॉग्स के लिए भी लागू था, हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ABC रूल्स, है ना, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स की बात की गई थी, जिसमें कहा गया था भाई इनको कंट्रोल करो, है ना, ज़्यादा नहीं पैदा होनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स को लेकर लाए गए थे बर्थ कंट्रोल रूल्स। तो देखो यहाँ दो पहलू हैं, दोनों सही है। एक कहता है कि यार छोटे बच्चे को कुत्ता काट गया, वो मर गया, बात सही है ना, उसकी क्या गलती है, कुत्ते को हटाओ वहां से। एक कहता है कुत्तों को हटाओगे तो खाएंगे क्या, वो जंगल में तो मर जाएंगे बेचारा, क्योंकि वो हमेशा से इंसानों के साथ रहते आए। इवन आपने पढ़ा होगा महाभारत के टाइम पे युधिष्ठिर के साथ एक ही था जो स्वर्ग गया था, और वो कौन था, सारे भाई उसके यहीं रह गए थे, एक आदमी को स्वर्ग ले जाया गया था जिंदा, वो कौन थे, युधिष्ठिर, और एक कुत्ता गया था उनके साथ। तो कुत्तों का इंसानों से हमेशा से प्रेम रहा है, लेकिन बहुत सारे कुत्ते झुंड में रहते हैं, है ना, तो किसी को काट लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को वापस लिया, बोला सबको बाहर मत डालो, बाहर डालो, वैक्सीनेट करो, वापस छोड़ दो। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कम्युनिटी फीडिंग जोन बनाए जाएंगे, जहां पर ही उनको खाना डालना होगा। आप कहीं भी रैंडमली अगर खाना डालते या कुत्तों को खाना खिलाते पकड़े गए तो आपके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा, समझ गए। एक डेडिकेटेड जोन होना चाहिए जहां पर आपको उनको फीडिंग करवा सको, खाना वाना दे सको, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, रैंडमली रास्ते में चलते चलते कुत्तों को खाना खिलाना, ये भी सबसे बड़ा रीजन है रेबीज का, इनके फैलने का, कुत्तों के काटने का। क्योंकि उनको लगता है हर इंसान खाना खिलाएगा, जो इंसान खाना खिलाने के बजाय उनको भगा देता है, कुत्ता नाराज हो जाता है, उसे काट लेता है ना। ये भी एक रीजन उसमें कंसीडर किया गया है, समझ गए। कम्युनिटी फीडिंग जोन बनाए जाएंगे, वापस से लाया जाए, उनको वैक्सीनेट किया जाए और वापस से उस सोसाइटी में उसे छोड़ दिया जाए। तो जस्ट उस न्यूज में जो हम पढ़ रहे थे पिछले हफ्ते से, प्लीज इस चीज को ऐड ऑन कर लेना और फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेट अस इमेजिन lakhs of Delhi's free roaming territorial dogs suddenly captured and thrown together. The result would be brutal dog fights, injuries and mass casualties. आपस में भी तो लड़ेंगे, एक जगह डाल दोगे, ठीक है। एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, डाटा फ्रॉम एनिमल वेलफेयर, उन्होंने कहा भाई पैसा वैसा बनाओ, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन करो, उनको वापस उस कम्युनिटी में छोड़ दो। द प्रॉब्लम इज नॉट द डॉग्स, इट इज द डेरिलिक्शन ऑफ द ड्यूटी बाय द MCD, है ना। एक्चुअल में MCD वालों ने काम नहीं किया। आर्टिकल 51 का जी क्या कहता है, Constitution of India impose a fundamental duty on every citizen to have compassion for living creature. compassion रखो लेकिन community feeding करो, समझ गए। तो परेशान नहीं होना, वापस से बुला लिया गया है, ठीक है, सिंपल से याद रखना, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हरियाणा टीचर्स डेथ अप्रोर इन हाउस अमिड कांग्रेस डिमांड्स फॉर डिस्कशन ऑन लॉ एंड ऑर्डर। देखो ये एक ऐसा केस हुआ है अभी रिसेंटली हरियाणा के भिवानी में, है ना, जो आज द हिंदू में भी इसकी खबर आई है, ठीक है। और काफी प्रोटेस्ट भी हो रहा है, और आई थिंक कल 24 अगस्त को हरियाणा बंद का भी ऐलान किया हुआ है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। एक बार हमने द हिंदू में पढ़ा था, एडिटोरियल फेज पे आया था बेसिक, बल्कि वो तो है ना, अभी देखना ये भी आपको एडिटोरियल फेज पे कहीं ना कहीं खबर मिल जाएगी, तो हमें वो पढ़नी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है ना। कि ये जो लड़की होती है ये 19 साल की होती है ना, और ये स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में टीचिंग का काम करती है, ठीक है। और ये नर्सिंग करना चाहती, तो ये कॉलेज में जाती है एडमिशन लेने के लिए, वापस नहीं लौटती है। घर वाले ढूंढते हैं, घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि क्या हो गया, है ना। आजकल पुलिस वालों का रवैया आप जानते हो, इसलिए पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसके ऊपर भी बहुत सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हुए यहाँ पे, ठीक है। कि आप सीधा 5 किलोमीटर की रेस मार के पुलिस में ले लेते हो, फिर उसको बोलना चालने की कुछ तहबीज होती नहीं है, और फिर ऐसे केस हो जाते हैं, लड़ाइयाँ होती है। तो उनको एक बेसिक सेंस भी देनी चाहिए हमें ना, क्योंकि दे आर पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ पर भी हमने देखा, उससे कहा कि हमारी लड़की घर नहीं आई है, तो पुलिस वालों का जवाब था लिटरली कि वो कहीं किसी के साथ भाग गई होगी, है ना, 2-4 दिन में आ जाएगी। अब घर वाले क्या ही करें, गरीब आदमी पहली बात, वापस आ गए। 3 दिन बाद, 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी मिलती है तो उसकी बॉडी के अंदर पूरे बॉडी पार्ट्स गायब हैं, उसकी आंखें गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला हुआ है, ठीक है। उसका गला जो है यहाँ से पूरा, आपने देखा होगा, एक बहुत न्यूज़ में चल रही है, अब तो इसको नेशनल न्यूज़ भी इसको कवर करने लगे हैं, स्टेट न्यूज़ से, है ना। उसका गला पूरा 95% कटा हुआ है, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा गला लटका हुआ है कि अभी निकल जाएगा। पूरे आंखें गायब हैं उसकी, है ना। उसका जो ओसोफेगस होता है ना, जो हमारी खाने की नली होती है, सब गायब है। बॉडी पार्ट्स गायब हैं, ऐसे ऐसे पार्ट्स गायब है, मैं नाम भी नहीं ले सकता, ठीक है।
ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी केस हो सकता है। बट वहाँ की मीडिया ने क्या किया, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे सुसाइड भी डिक्लेयर करवा दिया। 3-4 दिन बाद, 9 दिन बाद, 10 दिन बाद उसकी डेड बॉडी को जलाया गया और 5-7 दिन बाद कहा गया कि एक सुसाइड लेटर मिला है। इनिशियल जो रिपोर्ट आई थी आपकी, उसमें कहा गया कि इसके अंदर तो रेप केस वगैरह है और इसके बॉडी पार्ट्स निकाले गए हैं। दूसरी जो मेडिकल रिपोर्ट आती है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहा जाता है, उसमें कहा गया कि कुछ भी नहीं था, सुसाइड है, उसने जहर पिया है। तो जहर पीता है अगर कोई आदमी, तो उसकी आंखें थोड़ी निकल जाती हैं। जहर पीने से उसका गला थोड़ी कट जाता है, जहर पीने से शरीर के अंग थोड़ी निकल जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। हो सकता है कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हो, है ना, जो वहाँ के लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो उस फेज में पूरे हरियाणा में ये माहौल बना हुआ है, ठीक है। उसके लिए कल हरियाणा बंद का भी अनाउंस है। और ये बात एक स्टेट लेवल की न्यूज़ नहीं है, ये नेशनल लेवल की न्यूज़ भी है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि उड़ीसा के बालासोर में एक लड़की ने प्रोफेसर से परेशान होकर खुद को आग लगा ली थी कॉलेज में, है ना। हमने डिस्कस भी किया था उस न्यूज़ को। तो ऐसे क्या है, सरकार के कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो लड़कियों की प्रोटेक्शन के लिए बचे हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए बने हैं, है ना। इवन हरियाणा में तो एक स्कीम भी चलाई गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, जो 2015 में आई थी। क्योंकि हरियाणा में सेक्स रेशियो सबसे कम है ना, लड़का और लड़की का जो रेशियो बहुत कम है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस बार 10 साल भी पूरे हो गए, है ना। हर आपने देखा होगा, हर बस के ऊपर, हर रेलवे स्टेशन के ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बगल में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की फोटो भी देखी होगी। उसके बाद ये सब हो रहा है, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हो रही है। तो एटलीस्ट आपको पता भी होना चाहिए क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। तो चलिए उन्हीं सब को डिस्कस करते हैं। ये तो जस्ट एक न्यूज़ थी, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुझे तो एग्जाम भी निकालना जरूरी है ना, और इन सब का बारे में भी पता होना जरूरी है। तो क्या क्या पता होना चाहिए, देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में 22 जनवरी को पानीपत हरियाणा से लॉन्च की गई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। इसकी मिनिस्ट्रीज कौन सी हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसकी नोडल मिनिस्ट्रीज हैं, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड प्रोमोट वैल्यू ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो लड़की के जन्म पर पैसे भी दिए जाते हैं, ये सब किया जाता है। प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ये भी उसमें लिखा हुआ है, उसको प्रोवाइड किया जाता है। और कौन कौन से, आपने निर्भया केस देखा होगा 2012 में, ठीक है, जिसके अंदर उस लड़की के साथ, निर्भया जो लड़की थी उसके साथ चलती हुई बस में रेप होता है ना। जब पुलिस स्टेशन में जाया जाता है तो कहते हैं कि ये तो हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तब 0 FIR का कॉन्सेप्ट आया, आप जानते हो 0 FIR क्या होता है, ठीक है। तो उसकी डेथ के बाद निर्भया फंड बनाया गया, जिसमें लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, डोनेट करते हैं, ताकि रेप पीड़ित जो महिलाएं होती हैं उनकी हेल्प किया जा सके, है ना। एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द 2012 दिल्ली गैंग रेप केस, निर्भया केस। फंडिंग सपोर्ट्स फॉर प्रोजेक्ट्स एम्ड एट एनहांसिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन। CCTV कैमरा लगाए गए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, उसके बाद, ठीक है, इमरजेंसी पैनिक बटन बनाए गए बसों में, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए रेप केस के लिए, और वुमेन हेल्पलाइन को स्टार्ट किया गया। एक याद रखना, सखी सेंटर बनाया गया, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, ठीक है, फंडेड अंडर द निर्भया फंड, इसी के अंडर चलता है। टू प्रोवाइड मेडिकल, पुलिस, लीगल, साइकोलॉजिकल एंड काउंसलिंग सपोर्ट टू वुमेन विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस अंडर द वन रूफ। फिर एक उज्ज्वला स्कीम भी आई, याद रखना, एक उजाला स्कीम थी, वो अलग थी, वो LED बल्ब बांटे थे सरकार ने। उज्ज्वला स्कीम है 2007 में। It focus on the prevention of trafficking and rescue, rehabilitation and the reintegration of victims of commercial sexual exploitation। तो उनके लिए उज्ज्वला स्कीम भी आई। तो ये जस्ट फैक्ट भी याद रखना है ना। और इस साल ऐसे बहुत सारे इवेंट हो चुके हैं, ठीक है। बालासोर का इवेंट की बात करूं मैं, हरियाणा के इवेंट की बात करूं, उससे पहले आपके कोलकाता रेप केस की बात करूं, जिसमें उस लड़की के साथ रेप होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केस इस साल में हो भी चुके हैं। तो प्लीज इन चीजों को भी ध्यान रखना। पोषण अभियान लाया गया। पोषण अभियान कब लाया गया, 2018 में, ठीक है। Although focused on nutrition, it contributes to the health and the protection of adolescent girls and women, reducing, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। पोक्सो, आप पोक्सो जानते हो, प्रिवेंशन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। और ये कैसा एक्ट है, याद रखना, एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है बेसिकली, है ना, जिसके अंदर गर्ल और बॉय दोनों को काउंट किया गया है। अगर आपके सामने 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो पोक्सो लाया गया, ठीक है। 2012 में, 2019 में उसे अमेंड कर दिया गया, फास्ट कोर्ट ट्रैक्स ये सब बनाई गई, ठीक है।
क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट किया गया 2013 में 18 में, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की गई रेप, गैंग रेप और इनके लिए एसिड अटैक्स के लिए, है ना। इसमें तो एसिड अटैक भी था, उसका चेहरा आप देखोगे तो पूरा जला हुआ है, चेहरा ही समझ में नहीं आ रहा है, पूरी बॉडी पे कहीं ब्लड नहीं है, पूरा गला कटा हुआ है, तो फिर खून गया कहाँ। इवन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि उसे कुत्ते खा गए। अब एक बात था, उसने जहर पी लिया था, सुसाइड कर लिया था, कुत्ते खा गए। अब कुत्ता क्या चेहरा खाएगा, जानवर है वो तो कहीं भी खा लेगा। और जहर, उसने कहा जहर लिया, तो जहर खाए हुए इंसान को जानवर खाते ही नहीं है ना। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो जो भी है ना, वो सिस्टम का फेल्योर है, उसी के ऊपर डिस्कशन हो रहा है और हमें एक स्ट्रिक्ट लॉ भी लाने की जरूरत है। जैसे हमने यहाँ पर किया था, डेथ पेनल्टी कर दी थी 2018 में, याद रखना, फॉर द रेप ऑफ गर्ल्स बिलो 12 ईयर्स। अगर 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप होता है तो उसमें डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजन किया हुआ है, ठीक है। ये भी फैक्चुअल डाटा याद रखना। देखते हैं हमारी सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है ना। उसके बाद चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हो, पूछ सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।